को पता है हम हिंदी साहित्य का इतिहास वीडियो बनाकर डालते हैं। ये देखिए किताब का नाम जो नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी के लिए उपयोगी है और अन्य परीक्षाओं में जो हिंदी से करता है देता है। तो देखिए आप इसे पढ़कर सुनकर देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी आज का पाठ है। अभी तक हमने आपको 512 पेज तक पढ़ा चुके हैं। जो कुछ भाग बचे हैं उसे भी मैं ख़त्म कर दूंगी वीडियो बनाकर। इससे आप पूरी किताब की जानकारी ले सकेंगे। किताब ख़त्म होने के बाद हम क्वेश्चन भी बनाएंगे अलग अलग वीडियो के पार्ट पर। तो ठीक है, तो आप पार्ट वीडियो देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो देखिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो कैसे पाते हैं? प्रवर्तक के रूप में, ठीक है, पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। गद्य पर जो सुप्रभाव द्विवेदी जी का पड़ा उसका उल्लेख गद्य के प्रकरण में हो चुका है। खड़ी बोली के पद विधान पर भी आपको पूरा असर पड़ा। पहली बात तो यह हुई कि इसके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि का मेल भी करा देते थे। सरस्वती के संपादन काल में इसकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली में कविता रचने लगे। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके वे सरस्वती में दे दिया करते थे। कौन? हजारी प्रसाद। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सॉरी, हजारी नहीं, महावीर। उनकी भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में दे दिया करते थे। इस प्रकार के लगातार संशोधन से धीरे धीरे बहुत से कवियों की भाषा साफ हो गई। उन्हीं नमूनों पर और लोगों ने भी अपना सुधार किया। तो किसके बारे में कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बता रहे हैं। यह तो हुई भाषा परिष्कार की बात। अब उन्होंने पद रचना की जो प्रणाली स्थिर की उनके संबंध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी कुछ दिनों तक बम्बई की ओर रहे थे, जहाँ मराठी कविता में अधिकार संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी पर्याप्त गद्य का सा रहता है। बंग भाषा किसी कोमल कांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। इसी तो कौन सा भाषा है? बंग भाषा, कोमल कांत पदावली। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद रचना शुरू की। किस नमूने से? मराठी के कोमलपंत पदावली के नमूने से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है नेट में। तो कोमलकांत पदावली से उसमें नहीं पाई जाती है। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद रचना शुरू की। पहले तो उन्होंने ब्रज भाषा का भी आलंबन किया। नागरी प्रचारीय पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा। नागरी प्रचारीय, देखिए ध्यान दीजिए क्या कहा। नागरीय प्रचारी पत्रिका में प्रकाशित नागरी तेरी यह दशा और रघुवंश का कुछ आधार लेकर रचित अयोध्या का विलाप नाम की उनकी कविताएं संस्कृत वृत्त में ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। जैसे श्रीयुक्त नागरी निहारी दशा तिहारी
होवे विषाद मन माहि अति उभारी, प्रकार जासु नभ मंडल में समाने, प्राचीन जसु लखि लोकप खू सकाने, जाकी समस्त सुनि संपत्ति की कहानी, नीचे नवाए सिर देवपुरी लजानी। इधर आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वित्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरजू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाल के अपने पदबद्ध भाषा अनुवाद में किया था, जिनका प्रारंभिक अंश भारतेंदु की कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। चलिए, हिल रहा है किताब, थोड़ी हुआ है ना, नीचे वाला पेज है इसलिए, तो ध्यान दीजिए। कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था, तो जिसका आरंभिक अंश भारतेंदु की कविवचन सुधा में प्रारंभित हुआ था, कौन था? पदभाषा अनुवाद में किया गया था। पूरा अनुवाद बहुत दिनों पीछे संवत 1968 में पुरस्कार छपा। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रजभाषा एकदम छोड़ दी और खड़ी बोली की काव्य रचना करने लगे। तो पहले उन्होंने क्या किया था? कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था प्रारंभिक में भारतेंदु की कविता और गद्य। पूरा अनुवाद बहुत दिनों से पीछे संवत 1968 में पुरस्कार छपा। द्विवेदी जी ने आगे चलकर ब्रजभाषा एकदम छोड़ दी, ध्यान दीजिए, और खड़ी बोली में ही काव्य रचना करने लगे। तो आप इसे दोबारा सुन लीजिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। मराठी का संस्कार तो था ही, पीछे जान पड़ता है उनके मन में वर्ड्सवर्थ का वह पुराना सिद्धांत भी कुछ जम गया था कि गद्य और पद का पद विन्यास एक ही प्रकार का होना चाहिए। पर यह प्रसिद्ध बात है कि वर्ड्सवर्थ का यह सिद्धांत असंगत सिद्ध हुआ था और यह आप ही अपनी उत्कृष्ट कविताओं में उनका पालन ना कर सका था। द्विवेदी जी ने बराबर उक्त सिद्धांत के अनुकूल रचना नहीं की है। अपनी कविताओं के बीच बीच में अनुप्रास कोमल पदावली का व्यवहार उन्होंने किया है। जैसे देखिए किसने किया है, दोबारा देखिए, कोमल पदावली का व्यवहार किया है अपनी कविता में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सुर सम्य रूपे रस रसी रंचिते, सुर सम्यो रूपे रसी रंचिते, विचित्रवर भरणे कहाँ गई, अलौकिक आनंद विधानी महा, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, मंगल मूलमय वारिद बारी दृष्टि। पर उनका जोर बराबर इस बात पर रहता कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई। पर जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। क्या कहे महावीर प्रसाद? भाषा से विचार अलग नहीं रह सकता। ये किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनकी अधिकतर कविताएं वृत्तात्मक हुई, उसमें वह लाक्षणिकता व चित्रमयी भावना, वृत्तात्मक बहुत आता है, ध्यान दीजिएगा। वृत्तात्मक किसने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वह चित्रमयी भावना वक्रता बहुत कम आ पाई, जो रस संचार के गति की तीव्र और मन में आकर्षित करती है। यथा सर्वथा तथैव ऐसे शब्दों के प्रयोग ने उनकी भाषा को और भी अधिक गद्य का स्वरूप दे दिया। यद्यपि उन्होंने संस्कृत वृत्तों का व्यवहार अधिक किया, पर हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं, जैसे विधि विडंबना,
रची, जिसमें संस्कृत शब्द का प्रयोग भी कम है। अपना कुमार संभव इन्होंने इसी ढंग पर लिखा है। कुमार संभव का यह अनुवाद बहुत ही उत्तम हुआ है। इसमें मूल के भाव लाने से प्रश्न में भाषा प्राय जटिलता आ जाए करती है, पर उसमें यह बात जरा भी नहीं। ऐसा साफ सुथरा दूसरा अनुवाद जो मैंने देखा, पंडित केशव प्रसाद जी मिश्र का मेघदूत, द्विवेदी जी की रचनाओं में दो नमूने देखकर हम आगे बढ़ते हैं। आरोग्य युक्त बल युक्त सुपुष्ट गात, आरोग्य युक्त बल युक्त सुपुष्ट गात, ऐसा जहाँ युवक एक ना दृष्टि आता, सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी मुझको वहाँ है। इंद्रशन की इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, कि उत्पन्न अनसुईया तुझ में मुझ में कहो कथा सारी। मेरा यह अनिवार्य सरासन 5 कुसुम सायक धारी, अभी बना लेवे तत्क्षण ही अब उसको निज आज्ञाकारी, अभी बना लेवे तत्क्षण उसको निज आज्ञाकारी। आरोग्य युक्त बल युक्त सुपुष्ट गाथा किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह काव्य मंजूषा नाम की पुस्तक में हुआ। तो पूछा जाए द्विवेदी जी की नेट की परीक्षा में कि द्विवेदी जी की कविता का संग्रह किस पुस्तक में हुआ, तो काव्य मंजूषा में। उनकी कविताओं के दूसरा संग्रह का नाम सुमन था। तो पहले संग्रह की थी काव्य मंजूषा, दूसरी संग्रह क्या थी द्विवेदी जी की? सुमन। तो इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई अच्छे अच्छे कवि निकले, जिनमें बाबू मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। कौन कौन से कवि मुख्य हैं? बाबू मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे मुख्य हैं। तो बाबू मैथिली गुप्त भी पढ़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, तो भी पूरा कर लेते हैं। तो अगला कवि देखिए, बाबू मैथिली शरण गुप्त। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में आने के प्राय 3 वर्ष पीछे संबत 1963 से बाबू मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की कविताएं उक्त पत्रिकाओं से निकलने लगी और उनके संपादन काल तक बराबर निकलती रही। संबत 1966 में इनका रंग में भंग नामक एक छोटा सा प्रबंध का प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना चित्तौड़ की बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाले राजपूती आन की एक कथा को लेकर हुई थी। तब से गुप्त जी का ध्यान प्रबंध काव्य की ओर बराबर रहा और ये बीच बीच में छोटे या बड़े प्रबंध काव्य लिखते रहे। गुप्त जी की ओर पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली, जिसमें मुशद्दस अली के ढंग पर भारतीयों या हिंदुओं के भूत और वर्तमान दशाओं का विषमता दिखाया गया। किसके? मुशद्दस अली के द्वारा। जैसा भारत भारती का नाम है, देखिए आ सकता है भारत भारती किसका है, तो बाबू मैथिली शरण गुप्त का। मुशद्दस अली के ढंग पर भारतीयों की यह या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशा का विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्य वैचित्र्य इत्यादि का विधान इनमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्व नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय के काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसमें हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। इसी ढंग पर बहुत दिनों पीछे उन्होंने हिंदू लिखा। किसने लिखा हिंदू? बाबू मैथिली शरण गुप्त। केशव की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाएं इनकी सरस्वती में निकली, जो मंगल घट में संग्रहित हुई। इसका संग्रह क्या है? मंगल घट। किसका है? बाबू मैथिली शरण गुप्त का।
प्रबंध काव्यों की परंपरा इन्होंने बराबर जारी रखी। तब तक के 9-10 छोटे बड़े प्रबंध काव्य लिख चुके हैं। इनके नाम है रंग में भंग, जयद्रथ, बिकट भट्ट, प्लासी का युद्ध, गुरुकुल किसान, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा। आप कहते हैं इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। रंग में भंग प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। जयद्रथ बंधु प्रबंध का, जयद्रथ वध प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त। बिकट भट्ट प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त। प्लासी का युद्ध प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। गुरुकुल मैथिली शरण गुप्त का है प्रबंध काव्य है। किसान प्रबंध काव्य मैथिली शरण। पंचवटी प्रबंध काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। सिद्धराज प्रबंध काव्य है मैथिली शरण। साकेत, यशोधरा, साकेत भी प्रबंध काव्य है, यशोधरा भी किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, आगे देखिए। अंतिम 2 बड़े काव्य हैं। बिकट भट्ट बड़ा है ये, जोधापुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली बात की टेक की अद्भुत पराक्रमपूर्ण कथा। गुरुकुल में सिख राजपूत सरदार की है बिकट भट्ट में पराक्रमपूर्ण कथा। ठीक है, बिकट भट्ट किताब में। गुरुकुल में सिख गुरुओं के महत्व का वर्णन। छोटे काव्यों में जयद्रथ वध और पंचवटी का स्मरण अधिकतर लोगों को है, यानी पंचवटी और जयद्रथ वध छोटा काव्य है, प्रबंध काव्य है, और इनको लोग ज़्यादा पढ़े तभी स्मरण में है। गुप्त जी के छोटे काव्यों में प्रसंग योजना और प्रभावशालिनी है और भाषा बहुत साफ सुथरी है। बैतालिक की रचना उस समय हुई जब गुप्त जी प्रवृत्ति खड़ी बोली में गीत का प्रस्तुत करने की ओर भी हो गई। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के वक्त क्षेत्र में महत्व और सौंदर्य का दर्शन कराने वाले तथा अपने राम के लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं। वह तृतीय उत्थान में छायावाद के नाम से रहस्यात्मक कवियों का करवल सुन। इन्होंने भी कुछ गीत रहस्यवादियों के स्वयं में गाए जो झनकार में संग्रहित है, पर इस आसीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतःप्रेरित प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं। काव्य एक मार्ग चलता देख ये उधर भी जा पड़े। साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनकी काव्यता का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है। प्रबंध की कमी बात यह है कि इसकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्तो लिरिक्स की ओर हो चुकी थी। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षित ना रह सके। पूरे 2 सर्ग 9 या 10 उनके वियोग वर्णन में खप गए। इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकृत चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। काव्य का नाम साकेत रखा गया, जिसका तात्पर्य यह है कि इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाएं और परिस्थितियों का भी वर्णन प्रधान है। राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8 सर्गों तक चलती है। इसके उपरांत 2 सर्ग तक उर्मिला में वियोग अवस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार है, जिसके बीच बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। सूरदास की गोपियाँ वियोग में कहती हैं कि मधुवन तुम कत रहत हरे, मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरहा वियोग श्याम सुंदर के काहे उकठी परे। मधुवन तुम कत रहत परे कौन कहती? सूरदास में गोपियाँ कहती, सूरदास लिखे। बिरहा वियोग श्याम सुंदर काहे ना उकठी परे, पर उर्मिला कहती हैं रह चिर दिन तू हरी भरी, रह चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ श्रेष्ठ सुंदरी। उर्मिला क्या कहती है इसमें? साकेत में रह चिर दिन तू हरी भरी,
बढ़ सुख से बढ़ शिष्ट सुंदरी। प्रेम के सुप्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं तब उस भावना को गहरा आघात पहुंचता है और व्याकुल होकर कहने लगती है, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। दंड कारंड से देकर लंका तक की घटनाएं शत्रुघ्न ने मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मक के साथ वर्णन कराई गई। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों की परंपराओं से प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर के आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं जैसे किसानों और श्रमजीवों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा, मीमांस, राज्य व्यवस्था में प्रजा का अधिकार, सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई है। किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र के परंपरा से प्रतिष्ठित स्वरूप को मनमाने ढंग पर विकृत करना हम भारी अनाड़ीपन समझते हैं। यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों को उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाव व्यंजना प्राय गीतों में है। द्वापर में यशोधरा, राधा, नारद, कंस, कुब्जा इत्यादि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के मनोवृत्तियों का अलग अलग मार्मिक चित्रण है। नारद और कंस की मनोवृत्तियों के स्वरूप तो बहुत ही विशद और समन्वित रूप के सामने रखे गए हैं। गुप्त जी ने अनघ, त्रिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 और छोटे छोटे पदबद्ध रूप में लिखे हैं। अनघ में कवि ने लोक व्यवस्था के संबंध में उठी हुई आधुनिक भावनाएं और विचारों का अवस्थान प्राचीन काल के भीतर ले जाकर किया है। वर्तमान किसान आंदोलन रंग प्रधान है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता काल अनुसरण के क्षमता अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाएं और काव्य प्रणालियों की ग्रहण करते चलने की शक्ति है। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कभी निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारतवासी में मिलता है। इधर से राजनीतिक आंदोलन जो रूप धारण किया उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, हिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम, सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। गुप्त जी की रचनाओं के भीतर अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था भाषा की सफाई की है, जिसमें खड़ी बोली के पदों को बंद करना हमारे सामने आती है। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश कविताएं तथा भारत भारती इस अवस्था की रचना के उदाहरण हैं। ये रचनाएं काव्य प्रेमिका के कुछ गद्य रूखी और इतिवृत्तात्मक लगती है। इसमें सरस और कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात यह है कि यह खड़ी बोली में परिमार्जन का काल था। इसके अंतर गुप्त जी ने बंग भाषा की कविताओं का अनुशीलन तथा मधुसूदन रचित ब्रजांगना, मेघदावध इत्यादि का अनुवाद किया। इससे इनकी पदावली में बहुत कुछ सरसता और कोमलता आई। यद्यपि कुछ उगड़ खाबड़ और व्यवहारज संस्कृत शब्दों में ठोकरें, कहीं कहीं विशेषता छोटे छोटे छंदों में चरण में अब भी लगती है। भारत भारती और बैतालिक के बीच की रचनाएं इस दूसरी अवस्था के उदाहरण भी ली जा सकती है। इसके उपरांत छायावाद कही जाने वाली कविताओं का चलन होता है और गुप्त जी का कुछ सुझाव प्रगीत, मुक्ता, क्रिलेक्स और अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र की ओर भी हो जाता है। इस झुकाव का आभास साकेत और यशोधरा में भी पाया जाता है। यह तीसरी अवस्था है।
तो आगे देखते हैं पेज पलट के। तीसरी अवस्था है, देखिए, सॉरी 2 पेज पलट गए। तीसरी अवस्था है, देखिए, गुप्त जी वास्तव में समस्यावादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाले हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। इनकी रचना के कई प्रकार के नमूने नीचे दिए जाते हैं। अब रचना के नमूने देखिए। क्षत्रिय सुनो, अब जो कुयस की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेश हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। भारत भारती का है ये पंक्ति, देखिए आ सकता है। क्षत्रिय सुनो, अब भी कुयस की कालिमा की भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर पार क्या कलेश का। यानी जो व्यापारी हैं वो सुनो कि सब धन चला गया है, तो अब तुम देश दो, विदेश लोग चले जा रहे हैं, इस पर ध्यान दो, विदेश ले जा रहे हैं, तो तुम देश आज़ाद करने में साथ दो और क्षत्रिय से वही करें। भारत भारती से पंक्ति ली गई है, मैथिली शरण गुप्त की। थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूँ और सदैव रहेगी। थे हो और रहोगे जब तुम, थी हूँ और सदैव रहूंगी। कल निर्मल जल की धारा सी, आज यहाँ कल वहाँ बनूंगी। ठीक है, इसका झंकार का है। दूती बैठी हूँ सचकर मैं, दूती बैठी हूँ सचकर मैं, दूती बैठी हूँ सचकर मैं। ले चल शीघ्र मिलूं प्रियतम से, धाम धरा धन सब तज कर। ले चल मिलूं प्रियतम से, धाम धरा धन सब तज कर मैं। अच्छी आँख मिचौली खेली, बार बार तुम छिपो और मैं खोजूं तुम्हें अकेली। निकल रही उर्की आह, ताक रहे सब तेरी राह। चातक खड़ा चोच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी। मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। झनकार से लिया गया, ध्यान रखिए सब झनकार का है। आ जाए तो किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त के झनकार। थे हो और रहेंगे, दूती बैठी सचकर, अच्छी आँख मिचौली खेली, निकल रही है उर्किया, किस्सा है झनकार का। चातक खड़ा चोच खोले, ये भी झनकार। आगे देखिए। पहले आँख में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रुवे कब थे। सखी नील नभ सचर से उतरा, हम हंस आहा तरता तरता। सखी नील नभ सर से उतरा, अब हंस आहा तरता तरता। अब तारक में तिको शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता। अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता। गड़ जाए ना कंटक भूतन के, कर डाल रहा डरता डरता। आकाश जाल सब ओर तना, रवि तत्वाय है आज बना। करता है पद पद प्रहार वही, मक्खी से भिन्न रही मही। घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य। आती है ऊपर सखी, छाकर चंद्रदित्य। इंद्र बंधु आने लगी, क्यों निज स्वर्ग बिछाए। नहीं दूबों का हृदय निकल पड़ा यह हाय। इस उत्पल से काया में, हाय उपल से प्राण। रहने दे बक ध्यान यहाँ, पावे में दृक त्राल। फिर से पढ़े। घटना तो चाहे घटा, उक्त नीचे से नित्य। आती है ऊपर सखी, छाकर चंद्रदित्य।
इंद्र बधू आने लगी, क्यों निज स्वर्ग बिछाए, नन्ही दूबों का हृदय निकल पड़ा यह हाय। इस उत्पल से काया में, हाय उपल से प्राण, रहने दे बक ध्यान यहाँ पावे दृक त्राण। वेदने तू भी भली बदी, वेदने तू भी भली बदी, देखिए आता है ये, ध्यान रखिए। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक थनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींच तनी। हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोकर, निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा है, धवल बसन सा धोया। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के कल कल धर के, बिखराती है पारा। ओ मेरे मानस के हास, खिल महस्र दल सरस सुबास, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती उसकी कोई तान। बसी इसी प्रिय कानन कुंज में, बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण की स्मृति पुंज में। अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हसन रोदन से ना पीसियो। साकेत, सब ये साकेत से है, ध्यान दीजिए। तो फिर से हम देख लेते हैं साकेत से क्या क्या पंक्ति है। पहले आँख में थे, मानस के कूद मग्न प्रिय अब थे, सखी नील भर से उतरा यह हंस आह तरता तरता। फिर घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, किसका है ये, साकेत का। वेदना तू भली भरी, भी साकेत का। आह मेरे कुंजों का कुंजन रोकर, निराश होकर सोया, ये भी साकेत का है। सखी निरख नदी की धारा, ये भी साकेत का है। ओ मेरे मानस के हास, ये भी साकेत का है। सजनी रोता है मेरा मन, ये भी साकेत का है। बस इसी प्रिय कनन कुंज में, मिलन भाषण की स्मृति पुंज में, ये भी साकेत का है। ठीक है, तो नमस्कार। जैसा कि हमने आज 2 कवि पढ़े, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली सड़क को, तो आप इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं। आशा है आप इसे सुनेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपनी परीक्षा में उपयोगी बनाएंगे।